औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आपका। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरे चैप्टर के साथ मिसेस शबाना फ़ारूक आपसे दोबारा से मुखातब है। दूसरा चैप्टर जो हमारा है उसका टॉपिक है जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम। सबसे पहले हम इसका तारफ़ देखते हैं। अंग्रेज़ मौरख होते हैं तारीख़ लिखने वाले। अंग्रेज़ मौरख और उस वक़्त की जो लोग हुकूमत चला रहे थे वो इस बात का इतराफ़ करते हैं कि मुसलमानों के दौर में तालीम आम और मुफ्त थी, म्यार तालीम बुलंद था और वाफर तालीमी सहूलतें अवाम को मैसर थी। यहाँ पे बच्चों सवाल स्टैंड होता है कि सर थॉमस मनरू की 25 जून 1822 की रिपोर्ट की अहम दस्तावेज़ बयान करें। इसके जवाब में आपने लिखना है कि सर थॉमस मनरू की 25 जून 1822 की रिपोर्ट पहले अहम दस्तावेज़ है जिसमें वो इतराफ़ करते हैं कि मद्रास के सूबे में हर 500 अफराद की आबादी में एक स्कूल मौजूद था और आबादी के 1/3 लोगों को स्कूल की सहूलत दस्तयाब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में तालीम की वुसअत के बारे में आरवी प्रोलेकर क्या बयान देते हैं। इसका जवाब है कि वो बयान देते हैं कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों का तनासब इतना ही है जितना कि यूरोपीय ममालिक में है। कॉमास क्लोज। बच्चों आपने जो भी क्वेश्चन के जवाब लिखने हैं वो कॉमास जैसे यहाँ बुक पे लिखे गए हैं कॉमास स्टार्ट और कॉमास क्लोज उसके अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सूबा बंगाल और बहार की तलीमी हालत के मुताल्लिक असाई मुबलिग विलियम आदम ने क्या रिपोर्ट तैयार की। साई मुबलिग विलियम आदम की रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेज़ी हुकूमत के आगाज़ के वक्त सूबा बंगाल और बहार में 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 लाख स्कूल मौजूद थे जिनमें पढ़ने लिखने और इब्तदाई हिसाब की तालीम दी जाती थी। जवाब यहाँ पे क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पंजाब की तालीम के मुतल्लिक मिस्टर आर्नल्ड अपनी रिपोर्ट में क्या लिखते हैं। यहाँ से जवाब शुरू होता है कि मिस्टर आर्नल्ड अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि तालीम जहाँ आम है, मुसलमान हिंदू सिख सभी तालीम हासिल करते हैं, अलबत्ता असातिज़ा सब मुसलमान हैं, बेशतर असातिज़ा बगैर मुआवजे के तालीम देते हैं, ये मदारस औकाफ की आमदनी से चल रहे हैं, लड़कियों के लिए जुदागाना स्कूल है। यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विलियम हंटर हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीम के मुतल्लिक क्या लिखते हैं या हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतल्लिक क्या लिखते हैं। इसका जवाब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विलियम हंटर हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतल्लिक क्या लिखते हैं। इसका जवाब है कि सर विलियम हंटर लिखते हैं कि मुल्क पर हमारे कब्जे से पहले मुसलमान न सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि इल्मी एतबार से हिंदुस्तान में बड़ी कुव्वत रखते थे। इनका निज़ाम तालीम आला दर्जे की ज़हनी तरबियत देता था और हिंदुस्तान के दीगर तमाम तालीमी निज़ामों से बदरजा बेहतर था। कॉमास क्लोज। हमने इन सब जो है मौरिख उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं। रिपोर्ट्स से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अंग्रेज़ों ने जिस वक्त बरसगीर पाक व हिंद पर कब्जा किया इस वक्त मुसलमानों का निज़ाम तालीम बरसगीर में अपने अरूज पर था। कोई गांव ऐसा नहीं था यहाँ पर कोई मदरसा मौजूद ना हो। अंग्रेज़ जब बरसगीर में आए तो सिर्फ और सिर्फ तजारत करने की गरज से आए थे, लेकिन आखिरकार इस मुल्क के हुक्मरान बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तजारत से ज़्यादा एक नुमाया सियासी हैसियत इख्तियार कर ली। 1757 में जंग प्लासी के बाद एक हुक्मरान ताकत बनकर उभरी। 1765 में मुगल हुक्मरान शाह आलम ने बंगाल, बहार, उड़ीसा का इंतज़ाम अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। यहीं से बरसी पाको हिंद में अंग्रेज़ों की सियासी और तालीमी हिकमत अमली का आगाज़ होता है। कंपनी की हुकूमत 1857 तक कायम रही। बाद अज़ां 1858 में हुकूमत बरतानिया ने बरसीर के तमाम मामलात अज खुद बराह रास्त संभाल लिए। बरसगीर पाक हिंद में बरतानवी राज 1947 तक कायम रहा। अगर हम 1757 से लेकर 1947 का बगौर जायजा लें तो सबसे पहली और अहम बात जो महसूस होती है वो ये है कि कंपनी और बरतानवी हुकूमत के अदवार में तालीमी नुक्ता नज़र में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं था। जो कंपनी का नुक्ता नज़र था वही बरतानवी हुकूमत का नुक्ता नज़र था, बल्कि ये एक तसलसल था। गो सियासी हैसियत से 1857 एक अहम मोड़ है, लेकिन हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली वाक़या नहीं थी। दूसरी माया बात जो तालीमी पॉलिसी कंपनी ने वीज़ा की थी इस पर मुकम्मल अमल बरतानवी दौरे हुकूमत में हुआ। इसलिए बरसगीर के लिए बताई जाने वाली अंग्रेज़ों की तालीमी हिकमत अमली को समझने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के
फिक्री रुझानात का जायजा लेना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज कैसे हुआ। सियासी हैसियत से ये दौर जो था वो बेचैनी, तसादम और कंपनी के गलबा का दौर है। 1757 में जंग प्लासी में कामयाबी और बंगाल पर कब्जा के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज मुसलसल फैल रहा था। ये कंपनी पूरे मुल्क पर काबज होती दिखाई दे रही थी, इसलिए कंपनी ने बरसी पाक हिंद के लोगों को ज़हनी तब्दीली के लिए खुसूसी तौर पर तालीम के बारे में दुरुस्त हिकमत अमली तैयार करने को अवलियत दी, क्योंकि इनको इल्म था कि फ़ौजी गलबा तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़हनी गुलामी सदियों तक कायम रहेगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के ज़रिए मुमकिन है। अगरचे 1765 से कबल ईस्ट इंडिया कंपनी की सरगर्मियाँ ज़्यादातर तिजारत पर तक महदूद थीं, लेकिन इस दौरान में भी कंपनी ने साइयती तबलीग के लिए भरपूर और अहम इक़दाम किए। इस मकसद के लिए मकामी लोगों को कंपनी में भर्ती किया गया और बरतानवी जो कंपनी है, ये कंपनी जो है इसके अखराजात, इसके खर्चे पर इन लोगों को, जो मकामी लोग हैं, इन लोगों को असायत की तालीम दी गई। 1698 में कंपनी के चार्टर की तजदीद करते वक्त, तजदीद होता असरनो तरतीब देना, करते वक्त बरतानवी पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर एक शिक मंजूर की, जिसकी रोज से ये कंपनी के लिए लाजम था कि हिंदुस्तान में कायम अपनी तमाम फैक्ट्रियों, तजारती जहाज़ों, साई मुबलगिन का तकर्रर करे और हस्बे ज़रूरत साइयद की तबलीग के लिए स्कूल कायम करे। ये सारा कुछ देखते हुए वहाँ के मकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुसलमानों ने पूरी कुव्वत के साथ ईसाई मिशनरी इदारों की सरगर्मियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जबकि हिंदुओं ने बिलअमूम ईसाई मिशनरी तलीमी इदारों का साथ दिया। मुसलमानों के एहतजाज का यह असर हुआ कि कंपनी को अपनी तालीमी पॉलिसी तब्दील करना पड़ी। इस दौर में हिंदुस्तान में कंपनी की तालीमी पॉलिसी का बानी चार्ल्स ग्रांट था। यहाँ पे ये सवाल है कि बरसी के मौजूदा तालीमी निज़ाम का बानी कौन था, तो उसका जवाब है कि चार्ल्स ग्रांट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन स्टार्ट करता है कि चार्ल्स ग्रांट पर नोट लिखें। इसका जवाब है कि चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजम था। बाद में ईसाई मिशनरी के तौर पर इसने पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बनाने की मुहिम का आगाज़ किया। इसने हिंदुस्तान की तालीमी अखलाकी हालत को पस्त और लोगों को जहालत का मुरक्का करार दिया और बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तानियों की तालीम की जिम्मेदारी कबूल करने का मशवरा दिया, ताकि इन्हें मगरबी रूम के साथ साथ ईसाईयत की तालीम दी जा सके। इस मकसद के लिए अंग्रेजी ज़बान को ज़रिया तालीम बनाने के साथ साथ अंग्रेजी ज़बान और अदब को निसाब में भी शामिल करने का कहा गया। 1813 के बाद से लेकर 1947 तक बरतानवी तालीमी पॉलिसी में चार्ल्स ग्रांट ने इन तसव्वुरात को बुनियादी हैसियत हासिल रही। इसलिए चार्ल्स ग्रांट को बरसीर के मौजूदा तालीमी निज़ाम का बानी कहा जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन स्टैंड करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इस दौर की तालीमी पॉलिसी के नताइज बयान करें। इसका जवाब है, पॉइंट्स में आपने लिखना है। नंबर 1, मगरबी अलूम और साइयद की फ़रोग़ के लिए मिशनरी इदारों की बिलवास्ता और बिलावास्ता मदद और सरपरस्ती की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, मगरबी तालीम के साथ साथ मशरक़ी उलूम को भी जारी रखा जाए ताकि कारोबारी हुकूमत में फौरी खलल वाक़या ना हो। नंबर 3, मशरक़ी उलूम में अदब को बुनियादी अहमियत दी जाए। मदरसों और पाठशाला जो थे वो हिंदुओं के तालीमी इदारे थे को कायम रहने दिया जाए और आला मजहबी इदारों को माली इमदाद दी जाए और पंडितों और मौलवियों को खिताबात और अनामात से नवाजा जाए। बासर हिंदुस्तानियों का इत्मीनान हासिल करने के लिए बच्चों को आला मुलाजमतें दी जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, ऐसे नए इदारों का क्या मामले में लाया जाए जो कंपनी की पैदा होने वाली नई ज़रूरतों को पूरा कर सके और इनमें ऐसे अफराद तैयार किए जाएँ जो इनके नए निज़ाम को कामयाब बनाने और कंपनी के इस्तेहकाम में मावन साबित हों। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के जायजे से बज़ाहिर ये एहसास होता है कि कंपनी तलीमी मामलात में गैर जानबदार थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत इसके बरअक्स है, जिसके बाइस मकामी तालीमी निज़ाम सिसक कर अपनी मौत अब मर गया और कंपनी के निज़ाम तलीम, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी, जिसके बाइस मकामी तालीमी निज़ाम सिसक कर अपनी मौत अब मर गया और कंपनी के निज़ाम तलीम ने फितरी रफ्तार के साथ मुकम्मल गुलबार तसल्लुत हासिल कर लिया। कंपनी की इस तलीमी हिकमत अमली को बरतानिया के मजहब परस्त तबका ने ईसाईयत से गद्दारी के मुतरादिफ करार दिया, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट ने 1813 का एक चार्टर एक्ट पास किया। यह कानून हिंदुस्तान की तालीमी तारीख में अहम मोड़ की हैसियत रखता है। यहाँ पे
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो स्टैंड कर रहा है, और ये क्वेश्चन बनेगा इन अल्फाज में कि 1813 के चार्टर एक्ट की नुमायां दफात बयान करें। इसका जवाब ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 पॉइंट लिखेंगे तो 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। पहली इसकी नुमायां जो है दफात में से पहली दफ़ा ये है कि तलीमी कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि इसे अपने वसाइल में से 1 लाख रुपए हिंदुस्तानियों की तालीम के लिए मखसूस करेगी। नंबर 2, तालीम के लिए मखसूस शुदा रकम बाकायदा मगरबी उलूम की इशाअत और मशरकी उलूम के अहिया और मकामी अहले इल्म की हौसला अफजाई के लिए खर्च की जाएगी। नंबर 3, तालीम का अवली मकसद अहले हिंद तक ईसाईयत का पैगाम पहुँचाना होगा, जिसके लिए मिशनरी इदारों की सरपरस्ती की जाएगी। नेक्स्ट नंबर 4, मगरबी उलूम साइंस की तालीम अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए होगी। 1813 का चार्टर एक्ट हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम के लिए संगे बुनियाद की हैसियत रखता है। बाद के सालों में होने वाली तमाम तालीमी इर्तिका इन्हीं खतूत पर हुआ और इस एक्ट की रूह से मिशनरी तालीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। अब हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, ये सेकंड पॉइंट है। 1813 के एक्ट के 22 मिशनरी तालीमी इदारों को गैर मामूली फ़रोग़ हासिल हुआ। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है 1852 और 53 में तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ 30,000 तलबा ज़ेर तालीम थे, जबकि नए कायमशुदा मिशनरी इदारों में 3 लाख तालिब इल्म तालीम हासिल करते थे। अंदाज़ो शुमार में ये नुमायां फ़र्क है। इसकी वजह यह थी कि ईसाईयत को पूरे निज़ाम तालीम में समो लिया गया था और इनमें ज़रिया तालीम भी अंग्रेज़ी था, जिसके नतीजे के तौर पर मकामी लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद ने ईसाई मज़हब कबूल कर लिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टैंड करता है कि लॉर्ड मैकाले कौन था। इसका जवाब है कि लॉर्ड मैकाले सुप्रीम काउंसिल का मेंबर और पब्लिक इंस्ट्रक्शन कंपनी का सेक्रेटरी था। लॉर्ड मैकाले जो कि 1833 में सुप्रीम काउंसिल का मेंबर और पब्लिक इंस्ट्रक्शन कंपनी का सेक्रेटरी मुकर्रर होकर हिंदुस्तान आया। 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल की कौंसिल को पेश की जाने वाली अपनी याददाश्त में इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान के कदीम निज़ाम तालीम और इल्म अदब को ख़त्म कर दिया जाए। हिंदुस्तानियों की जुमला माशरती व माशी बुराइयों के खात्मे के लिए मकामी अलूम के बजाय यूरोपीय अलूम को हिंदुस्तान में पढ़ाया जाए और ज़रिया तालीम जो है या ज़रिया तदरीस जो है वो अंग्रेज़ी बनाने की वकालत की। मैकाले ने 1813 के एक्ट की रूह से मशरकी अलूम की तरक्की के लिए दी जाने वाली अमदाद बंद करने की भी सिफारिश की और वाज़ेह तौर पर कहा तालीम का मकसद ऐसी नस्ल तैयार करना है जो मगरबी अफकार और नज़रियात की तर्जमान हो और रंग नस्ल के अतबार से बिलाशुबा हिंदी हो, लेकिन फ़िक्र व नज़र और सीरत अखलाक के अतबार से खालस अंग्रेज़ हो। मैकाले की इन सिफारिशात की रोशनी में तैयार होने वाली तालीमी पॉलिसी को बेंटिंग रेजोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टैंड करता है कि बेंटिंग रेजोल्यूशन के अहम खदोखाल बयान करें। तो इसका जवाब है कि बेंटिंग रेजोल्यूशन 7 मार्च 1835 को मंजूर हुआ। इसके अहम खदोखाल दर्ज झैल हैं। नंबर 1, सरकारी तालीम का मकसद हिंदुस्तान में मगरबी उलूम और साइंस का फ़रोग़ है। नंबर 2, आइंदा से मुल्क की सरकारी ज़बान फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी होगी। नंबर 3, ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होगा। नंबर 4, मशरकी उलूम की इशाअत पर आइंदा से कोई रकम खर्च नहीं की जाएगी। तालीम का मकसद ये हो गया कि सरकारी मुलाजमत के लिए लोगों को तैयार करना, ख़ास तौर पर निचली सतह के इंतज़ामी अमले की फ्राहमी करार पाया। मैकाले की यादाश्त आइंदा बरतानवी तालीमी पॉलिसी का रहनुमा असूल बन गई और जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में तालीम का निज़ाम अपनी कौमी असास से हमेशा के लिए महरूम हो गया। तालीम आमा कमेटी जो कि 1841 में कायम की गई थी, 1800 इसकी बजाय 1842 में सुप्रीम काउंसिल ऑफ एजुकेशन कायम कर दी गई। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या ऐलान किया? यहाँ पे क्वेश्चन 1844 में लॉर्ड हार्डिंग का बयान कलम बंद करें। इसका जवाब है कि लॉर्ड हार्डिंग ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि सरकारी मुलाजमत के लिए इन अफराद को तरजीह दी जाएगी जो सरकारी स्कूलों के तालीम याफ्ता होंगे। यूँ सरकारी मुलाजमत का असूल तरीन का मकसद बन गई। इस दौर में अंग्रेज़ों की तालीमी हिकमत अमली का एक पहलू हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इम्तियाज़ और तफरीक का आगाज़ था। हर मुमकिन कोशिश की गई मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं को हर मैदान में आगे लाया जाए। मुसलमानों के तालीमी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए मुलाजमत के लिए अखबारात में दिए जाने वाले इश्तिहारात में वाज़ेह तौर पर लिखा जाता था कि सिर्फ हिंदुओं को मुलाजम रखा जाएगा। तालीमी नुक्ता नज़र से यह दौर चार्ल्स वुड का दौर कहलाता है। 1854 के डिस्पैच के पर इसका इख्तिताम होता है। इस डिस्पैच ने जदीद तालीम के मकासद को कानूनी शक्ल दी
और इसे नज़म करने का तरीक़ेकार वीज़ा किया। अंग्रेज़ी को मुस्तकिल ज़रिया तालीम की हैसियत दे दी गई और हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी दे दी गई। सियासी एतबार से मुसलमानों के लिए ये दौर नहायत कठिन था। वो अपने बका के लिए जंग लड़ रहे थे। तलीमी मैदान में ये ज़माना मुसलमानों के लिए मायूसियों का ज़माना था। इनका तलीमी निज़ाम ख़त्म कर दिया गया था। इनके तमाम मदारस गैर तस्लीम शुदा करार दिए गए थे। आम और मुफ्त अवामी तलीम का दौर ख़त्म हो गया था। तलीम काबिल फ़रोख्त शय बन गई थी जो सिर्फ साहिब सरवत लोग ही हासिल कर सकते थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टैंड करता है और एंड है इस टॉपिक का कि 1813 से 1854 तक के दौर के अहम तलीमी वाक़यात का खुलासा बयान कीजिए। इसमें से हर पॉइंट बच्चों MCQs भी है और ये पूरे का पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके अहम वाक़यात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, 1815 में सरकारी सतह पर बम्बई एजुकेशन सोसाइटी कायम की गई। नंबर 2, 1816 में कलकत्ता विद्यालय के नाम से एक तलीमी इदारा कायम किया गया जिसको 1819 में कॉलेज का दर्जा दिया गया। ये हिंदुस्तान का पहला गवर्नमेंट कॉलेज था। यहाँ का ज़रिया तदरीस अंग्रेज़ी में मुकर्रर किया गया। नंबर 3, 1827 में तलीमी आमा कमेटी का क़याम अमल में आया और हिंदी ज़बान के फ़रोग़ के लिए आगरा में तलीमी इदारा खोला गया। नंबर 4, 1828 में गवर्नर जनरल विलियम बंटिंग ने मुस्लिम मदारस के अकाफ ज़ब्त करने का हुक्म दिया। नंबर 5, 1836 में नई तर्ज पर हिगली कॉलेज कलकत्ता और मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का क़याम अमल में लाया गया। 1844 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इंजीनियरिंग की क्लासें शुरू की गई। 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज रड़की कायम किया गया। यहाँ पे आपका टॉपिक एंड होता है। अगला टॉपिक के साथ मिसाबदा आपके साथ मुखातब होंगी। बच्चों, जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आया या आपको समझ में दुश्वारी पेश आई तो कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।